नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन हो गया, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं से लेकर क्षेत्रीय नेता भी शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर में बीजेपी की भी मैराथन बैठकें जारी हैं। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और दोनों ही पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करती हुई नजर आई। लेकिन दोनों पार्टियों की बैठक को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ये सब करती रहती है, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस शेर के खाल में भेड़िए की तरह है। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। हम उनकी तरह नहीं है जो सिर्फ दो लोगों का बोझ ढो रहे हो। सरकार हमसे संभल नहीं रही और आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं सियासी बयानबाजियां। आप देखिए, कांग्रेस अधिवेशन करते रहती है, लेकिन उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जमीन और आसमान का फर्क होता है। और आज देश की जनता का विश्वास पार्टी खो चुकी है, तो कुछ भी कर लें, अधिवेशन कर लें, कुछ भी कर लें, जनता का विश्वास वो लोग खो चुके हैं। जनता अब उनके बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और ओबीसी नहीं और ब्राह्मण उनसे दूर हुए, ऐसा नहीं है। पूरा देश की जनता उनसे दूर हो रही है। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है और अभी लगातार उनको जिस तरीके से सदन में के माध्यम से उनका जो वास्तविक चेहरा है वो लोगों के मध्य में आ चुका है। ये शेर की खाल में छुप कर के भेड़िए जैसा कहते हैं व्यवहार करने वाले लोग हैं। इनका डुअल पॉलिसी है और इस डुअल पॉलिसी जनता के बीच में आ चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो उनको सबक सिखाया ही है, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे स्थानीय चुनाव में हो। और अब पूरे देश भर के जनता ने भी उसको किस तरीके से खारिज किया है, ये मुझे यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी की जन्मभूमि और सरदार पटेल की जन्मभूमि गुजरात में अधिवेशन होने से केदार कश्यप जी को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सरकार तो एक संभल नहीं रहा है और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपने सरकार चला ले। दूसरी चीज, कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है। हम उन गधों की तरह नहीं है जो दो लोगों की बोझा ढो रहे हैं। तो कांग्रेस का गुजरात में जो अधिवेशन हुआ उसको लेकर के सियासत अब काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मैराथन बैठक भी हुई भारतीय जनता पार्टी की। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अब से थोड़ी देर में कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। निशिकांत जी, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। निशिकांत जी, सीधा सा सवाल पहले आपसे करती हूं। जहां एक तरफ कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की आगामी स्ट्रैटेजी में बदलाव, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मैराथन बैठकें, क्या प्लानिंग आगे की? पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये बैठक लगातार एक सतत प्रक्रिया में आप इसको देख सकते हैं। इस कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह कमल के फूल को खिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। दूसरी बात, अभी आपने दीपक बैज जी की बाइट सुनाई जी। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गधा कह रहे थे। मुझे लगता है कि मतलब लगातार हार से बुझे हुए दीपक के दिमाग पे भी कुछ असर पड़ा है। इस तरह के शब्दों की उपयोग नहीं करना चाहिए। 60 वर्षों 65 वर्षों के बाद कांग्रेस को गुजरात की धरती या गुजरात की पावन भूमि का ख्याल आया अधिवेशन करने के लिए। लेकिन आपको याद होगा कि अभी कुछ ही वर्षों पहले छत्तीसगढ़ में ही अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उससे जो बातें निकल के आई थी, कांग्रेस में एकदम गजब का एक प्रवाह संचार हुआ है ऊर्जा का। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता एकदम शानदार काम कर रहे हैं।
यहाँ सरकार थी वो भी चलेगी। विषय ये होता है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अधिकार है, लोकतंत्र भी है, लोकतंत्र में अपनी पार्टी को सामर्थ्यवान बनाना हर कोई का अधिकार भी है और जज्बा होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप एक दशक की कांग्रेस पार्टी की राजनीति को देखेंगे तो आपको लगातार नकारात्मकता का एक प्रकाष्ठा दिखेगा हर जगह। जैसे इस अधिवेशन में भी इनका कहना है कि चुनाव जो है बैलेट से हो, ईवीएम से ना हो, ऐसा उन्होंने एक पारित किया है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस मतलब ईवीएम से भूपेश दव चुन के आए हैं, वो कहते हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए जी। तो इस प्रकार की मनोदशा से कांग्रेस पार्टी जब तक उभरेगी नहीं, और हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से ही हमारी लड़ाई हो, जब कांग्रेस पार्टी हमसे लड़ाई लड़ेगी, उनको मुंह की खानी इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको विकास के नए आयाम तय करने होते जब आप सत्ता में होते। अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक उनके संरक्षण और संवर्धन और विकास के राह को आसान बनाने का काम अगर जब सरकार करती है, तब प्रदेश की जनता आप पे भरोसा करती है। आप देख लिए 5 साल का विनाश का कालखंड छत्तीसगढ़ में था कांग्रेस पार्टी का। युवा निर्वस्त हुआ अलग, युवाओं के हक को नीलाम किया गया अलग, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सीएम सचिवालय में बैठ के लोग 25 रुपए टन के मामले का वसूली कर रहे थे। शराब में घोटाला, राशन में घोटाला, कोयला में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, चारों तरफ घोटाला की घोटाला बाढ़ आई हुई। तो प्रदेश की जनता ने एकदम विवश होकर इनको 72 वाली कांग्रेस को उखाड़ के फेंक के 34 पे सिमट दिया। तो विषय यही है, कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो सही दिशा में इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रही। अभी भी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का भाषण कि वो क्या बात करें, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित या दलित या ओबीसी। अरे भाई साहब, 7 दशक आपकी सरकार थी। अगर 7 दशक किसी पार्टी की सरकार हो, उसके बाद भी वो गरीबी हटाने का नारा दे के सत्ता में आए हो, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, सोनिया जी हो, उसके बाद भी गरीबों की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको दोषारोपण जो है वो उनके पूर्ववर्ती सरकार पे। हम तो काम कर रहे विकास के, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, चाहे हितग्राही मूलक कार्य हो, चाहे विकास के आयाम हो, चाहे एम्स बनाने हो, चाहे सड़क बनाने हो, चाहे आईआईएम आईआईटी खोलने हो, चारों दिशा में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि है, विश्व प्रथम में। भारत देखिए अर्थव्यवस्था में कितना तेजी से आगे बढ़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम नंबर 1 पे है पूरे विश्व में। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पे हैं पूरे विश्व में। कार मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पे है पूरे विश्व में। तो चारों दिशाओं में काम हम कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश की जनता और देश की जनता लगातार हम पे विश्वास करती है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी को चिंता करना है, वो इस बात का चिंता करे कि कब तक नेहरू के वंशजों के सर पे ढोते रहेंगे। मैं शब्दावली दीपक वैद्य जी का यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वो अपने सर पे माथे पे ढो रहे हैं, उस कारण ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की निर्मित हुई है। जी निशिकांत जी, ये तो हमने कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर के, कांग्रेस की क्या नाकामियां रही, इस पर हमने चर्चा की। बात हम कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो मैराथन बैठक हुई, उसमें क्या स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है, क्या आगे की रणनीति तय की जा रही है, क्या बदलाव हमें आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकते हैं, राज्य सरकार के क्या कार्यों में बदलाव होंगे? नहीं, कनिका जी, जिस प्रकार से हमने विधानसभा के पूर्व प्रदेश की जनता को एक विश्वास दिया था मोदी जी की गारंटी के रूप में, उन कार्यों को अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना। सेकेंड, कि नक्सल मुक्त हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश हो। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ पे उद्योग और इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट हो, जिससे हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, जितने भी, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं, उनको डिलीवर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सतत प्रयास से करता रहे। आपने देखा होगा कि हमने एक सुशासन दिवस मनाने का कार्य शुरू किया है कि आपकी सरकार आपके द्वार पे है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपके पास और कोई समस्या है, तो आपकी सरकार आपके द्वार पे है। आप उस व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं, उस लाभ से आप अपने परिवारों को संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने हम पे भरोसा किया, वो हमारा दायित्व है और कर्तव्य है कि हम उसको डिलीवर करें। चलिए, दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। राष्ट्र प्रथम के भाव से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए, उनको भी जोड़ने का काम करना है। यही संकल्पित मन है हमारा द्वेष और अनुराग के साथ काम हम नहीं करते। हमारा काम है राष्ट्र प्रथम के भाव से छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बने, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े।
जी। चलिए ठीक है निशिकांत जी, आपके पास दोबारा लौटूंगी। अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, 84वां अधिवेशन हुआ गुजरात में, ये अधिवेशन हुआ, राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही, उन्होंने सभी वर्ग को साधने की यहाँ पर बात करें, लेकिन उन्होंने ये भी एक महत्वपूर्ण बात कही कि हम दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वर्ग में उलझे रह गए, ओबीसी की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की? आपको और हमारे साथी पैनलिस्ट को और इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार और विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस हमेशा ये देखती है कि कहीं हमसे चूक हो रही है तो उसकी भी समीक्षा हो, देश में लोकतंत्र और संविधान कैसे मजबूत हो, और जो छद्म राष्ट्रवाद या फूट डालो राज करो या आपसी भाईचारे और सद्भावना को दीमक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कुर्सी के खेल के लिए दो उद्योगपतियों के हाथों में खेल रहे हैं, इस जो चारों तरफ ये वातावरण, दूषित वातावरण फैला रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं राहुल जी ने स्पष्ट किया कि हमने इतने वर्षों तक शासन जरूर किया, लेकिन हमसे एक चूक हुई कि जो एक महत्वपूर्ण वर्ग है ओबीसी का, उसके लिए जितना काम होना था शायद नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा अपनी गलतियों की समीक्षा करते हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वर्ग को मुख्य धारा में और अधिक जोड़ने के लिए और अधिक इच्छा शक्ति के साथ काम करने की आवश्यकता है, ताकि इस वर्ग के जुड़ जाने से देश की मुख्य धारा में अधिक विकास हो सके, अधिक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सके। आपने एक चीज और देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था हमारे साथी प्रवक्ता सुशासन की बात कर रहे थे जी, क्या इस सुशासन में आप जो महतारी बंधन योजना चल रही है उसको वापस करेंगे? क्या नीतिगत निर्णय 117 रुपए जो किसानों का आप प्रति क्विंटल खा गए हैं, लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो केंद्र से आए थे, क्या उसको वापस करेंगे? क्या 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा करने वाले 50 रुपए महंगा कर रहे सिलेंडर को, ये मोदी की गारंटी थी? क्या हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई की जो भावना भड़काकर लगातार खाई बढ़ाकर देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैला रहे, इस भावना को आप रोकने का काम करेंगे? आप असली राष्ट्रवादी, असली भाईचारा प्रेमी, असली हिंदुस्तान को समृद्ध और अखंड भारत बनाने वाले तब होंगे जब आप इस खाई को पाटकर हर व्यक्ति को, हर जाति, समाज, धर्म के आदमी को अपना मानकर देश के विकास की मुख्य धारा में सबको जोड़ेंगे, भेदभाव खत्म कर देंगे। जिस बात की शपथ ली जाती है सरकार बनते ही कि मैं किसकी भी भेदभाव का हिस्सा नहीं बनूंगा, और लगातार भेदभाव करना, लगातार फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की तरह जो ये पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कैसे किया जाए उसमें महारत हासिल कर रहे हैं, लगातार लोकतंत्र की कैसे वैल्यू खत्म हो जाए, उसके जो रिचुअल्स हैं, उसकी जो उसका एक एथिक है उसको कैसे खत्म किया जाए, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो बढ़ रही है, इस दिशा में देखिए हमको, आपको, इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को, सभी को काम करने की जरूरत है कि आज देश को भारतीय जनता पार्टी कहां ले जा रही है, किस ओर धकेल रही है, ये हम सब के लिए आज बहुत गंभीर विचारने ठीक है। अनिल जी, आपसे एक सवाल मैं और लेना चाहूंगी। आज जो राहुल गांधी जी संबोधन दे रहे थे उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। सवाल मेरा ये है, क्या जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी तब ये बात कही जाती थी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से नहीं होने चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, हमने 3 स्टेट्स में सरकार बनाई थी बीच में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। उसके बाद भी लगातार तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने और कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि हम जीते जरूर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देश की जनता को लगे हमने जो मत दिया है वो मत सही हाथों तक पहुंचा है। निश्चित रूप से देखिए, जब हम ईवीएम लेकर आए मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, बहुत से राष्ट्रों ने ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक ढंग से वोटिंग का प्रयास किया। यही मोदी जी और यही भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका विरोध की। भाजपा के एक सांसद ने तो एक पूरी किताब तक लिख डाली इस पर। लेकिन देखिए, इसके आने के बाद जिस तरह से पूरे आप विश्व स्तर पर अगर इसका विश्लेषण करें तो ये आया कि इजराइल और अमेरिका जैसी हमसे ज्यादा हाईटेक कंट्रीज ये कह रही है साफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग करना कहीं ना कहीं दूषित है, जनता में विश्वास खत्म होता है। वहीं से हमने जन भावना को समझते हुए, हमारे देश में भी लगातार ये बात आई, आम आदमी भी वोट डाल के आता है, कहता है सब बटन तो दबा दिया, पता नहीं वोट कहां गया। तो लगातार ये आम लोगों की भावना है और आम लोगों की भावना को संतुष्ट करने के लिए और लगातार जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, आज एआई का जमाना है, इसको देखते हुए
हम लोगों ने लगातार ये मांग की कि ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि सार्वजनिक स्तर पर भी कई बार लोगों ने इसका डेमो दिखाया, कई बार इसका प्रयास किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, उसको लोकतंत्र में आस्था कैसे बढ़ेगी उसको विचार करना है, हम चुनाव आयोग का काम नहीं कर सकते। तो देखिए उच्च न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता का विश्वास वोटिंग पर, अपने एक मत के अधिकार पर कैसे बने, इस दिशा में सभी दलों को प्रयास करना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो ये सोचता है कि कुर्सी कैसे मिल जाए, लोकतंत्र में आस्था लोगों की जा रही है, जाती रहे, राजनीतिक दलों को कैसे समाप्त किया जाए, विचारधाराओं को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे मोनोपोली बनाई जाए। और ये काम सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं, और वो 2 लोग और 2 लोग उनके पीछे हैं। ये 4 लोग पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और निशिकांत पांडे जी जैसे लोगों को आगे कर देते हैं, इनको मुखौटा बना देते हैं, और ये भावुक होकर नए नए तरह के भाषण देते हैं, जो इनको रटाए जाते हैं, जो इनको सिखाए जाते हैं, वही शब्दों का इस्तेमाल। निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं आप, आपकी पार्टी। निशिकांत जी। कनिका जी, बहुत सारे प्रश्न उठाए हमारे भाई ने। इन्होंने कहा कि हम भेदभाव करते। कनिका जी, मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ एक बात, बड़ा महत्वपूर्ण विषय, कि केंद्र की चाहे कोई भी योजना हो, चाहे प्रदेश की कोई योजना हो, कहीं पर भी बाइफर्गेशन दिखा दें या भेदभाव दिखा दें, आखिर सरकारें कैसे अपना प्रतिबद्धता प्रमाणित करेगी? ऐसी करेगी ना कि अगर आप राशन दे रहे हैं तो सभी को मिले, किसान सम्मान निधि हो तो सभी को मिले, महिला सम्मान हो तो सभी को मिले, सिलेंडर हो तो सभी को मिले। तो ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी जो टीवी में बोलती है, रटा रटाए चीज, जो अभी हमारे भाई मेरे लिए बोल रहे थे कि हम लोग रटने वाले लोग नहीं, हम लोग पढ़ने और सीखने वाले लोग। आपने ईवीएम की बात की, बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा इन्होंने। अब देखिए, मैं आपको ना कनिका जी कुछ चीजें दे रहा हूँ पॉइंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे कई राज्यों से बैलेट के समय से बाहर है। बैलेट के समय से बाहर है मतलब प्रदेश की जनता जब जहां बैलेट से भी चुनाव होते थे तो भी कांग्रेस को नापसंद करती थी। अब कांग्रेस का ये जो मतलब समापन हो रहा है या कम सीटें पे आई, उसका कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने गलतियां कहां की। सपा को जिंदा किया, कहां? सपा और बसपा को उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस से अलग हुए शरद पवार, वो स्टेक होल्डर हुए महाराष्ट्र के। कांग्रेस से अलग हुए ममता बनर्जी, वो स्टेक होल्डर कहा कि बंगाल के। तो सेम विचारधारा के लोग अगर क्षेत्रीय दल में, क्षेत्रीय पार्टी में और क्षेत्रीय शहर में बैठे हुए हैं तो उनको ज्यादा पसंद करते हैं बकायदे कांग्रेस पार्टी को। इससे हुआ क्या कि कांग्रेस का कोर जो कार्यकर्ता है वो अपनी पार्टी को छोड़ के या तो सपा, बसपा या फलना कांग्रेस या ढकना कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। अब जब जमीन पे कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है तो वोटर को कैसे रिझाएगा या लाएगा? दूसरा, लोकतंत्र की हत्या हम तो कर रहे हैं, ठीक बात है। अब एक चीज बताइए कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? संविधान। संविधान की हत्या किसने की? संविधान की आत्मा कहे जाने वाली, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये प्रियम्बल जो है हमारे संविधान की आत्मा है, पूरे देश को जेल में बंद करके, पूरे देश को, ये रटा रटाया है, इसको याद रखना अनिल जी, ये रटा रटाया बता रहा हूँ कि पूरे देश को जेल में बंद करके इंदिरा जी ने संविधान के आत्मा पे प्रहार किया। दूसरा, ये संविधान की बात किस लिए करते मालूम? आरक्षण के ऑब्जेक्ट को लेके ही संविधान की ये चर्चा करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कनिका जी, कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, किस कारण से दलित जो वाल्मीकि समाज है हमारा कश्मीर का, उनको वहां आरक्षण नहीं मिला? क्योंकि वहां डेमोग्राफी चेंज हुआ। आप सोचिए कनिका जी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पे दलितों का आरक्षण नहीं है, जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण नहीं। कारण क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस पार्टी इस हद तक गई। अभी संविधान की बात कर रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में जजमेंट दिया, उसको पलट दिया राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट से। सुप्रीम तेलंगाना में तो वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण गिना रहे हैं, 42% ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने की बात भी कर रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ कनिका जी। देखिए, एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में जजमेंट दिया तो राजीव गांधी उससे इनकार करते हुए तुष्टीकरण करने के लिए उसको पलट दिया संसद से। अभी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी सरकार ने वक्फ बिल में संशोधन किया तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर मुस्लिमों का अगर भला चाहे तो नहीं मानना है, अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मुस्लिमों के भला चाहे तो नहीं मानना है। विषय मात्र इतना है कि राष्ट्र की राजनीति कांग्रेस पार्टी को कभी मतलब कभी की ही नहीं।
अगर करती आज तो कांग्रेस पार्टी आज इस ठीक है। दुर्गम स्थिति में नहीं होती। 10 सेकंड और लूंगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने लगातार बोला फलाना है तो भरोसा है। फलाने के भरोसे पे आप चुनाव तो लड़े थे ना साहब। अच्छा, भूपेश बघेल जी वाला ईवीएम ठीक है क्या? अनिल सिंह चौहान जी और प्रियंका गांधी जी वाला ईवीएम ठीक है क्या? तीसरा, इतना बड़ा अधिवेशन में प्रियंका गांधी जी नहीं दिखी, क्या कारण है? ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे, लेकिन क्या कारण है इतने बड़े अधिवेशन में प्रियंका गांधी गांधी परिवार का प्रमुख सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ है? इसके बारे में तो चर्चा करनी पड़ेगी अनिल सिंह चौहान जी। ठीक है, संविधान खतरे में है बोल के। ठीक है निशिकांत जी, अनिल जी से जवाब भी ले लेते हैं। अनिल जी, तमाम सवाल निशिकांत जी भी आप पर दाग रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, वक्फ कानून को लेकर के भी आज राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, संविधान पर आक्रमण बताया है वक्फ कानून को। देखिए कणिका जी, अभी तक कांग्रेस की जितनी खामियां गिनाई निशिकांत जी ने, उसमें राजीव जी और इंदिरा जी को ये कोसते रहे। आज से लगभग 50 साल, लगभग क्या सीधे सीधे 50 साल है, 1975 और आज 2025, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी। हमारे, आपके और निशिकांत जी के बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने कांग्रेस को कितनी बार चुना, उसके बाद दंड भी दिया, हम सरकार से बाहर भी हुए, लेकिन उसके बाद चुना भी। तो क्या 50 साल पहले हमारे दादाजी ने की थी वो गलत किया, ये फलाने ने किया वो सही किया? अपने पुरखों को, अपने पुरोधाओं को कोसने की बजाय, कभी आप महात्मा गांधी को कोसते हो कि महात्मा गांधी के कारण देश का विभाजन हो गया, कभी आप नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने लगते हो। अरे साहब, आप काबिल सपूत हो तो अपने पुरखों को मत कोसो, खुद के दम पर कुछ करके दिखाओ। कणिका जी, मैं इतने सारे डिबेट करता हूं, मैंने कभी अटल जी को नहीं कोसा, मैंने कभी चंद्रशेखर जी को नहीं कोसा, विश्वनाथ प्रताप सिंह को नहीं कोसा, कई ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए, मैंने तो कभी किसी को नहीं कोसा, क्योंकि वो हमारे पुरखे थे, किसी भी दल के रहे हो। जो आज दुनिया में नहीं है उनका अपमान करने से फायदा नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से राष्ट्र और लोकतंत्र के निर्माण के लिए योगदान दिया होगा, हुई होगी उनसे भूल चूक, चाहे वो अटल जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे नेहरू जी हो। अपने पुरखों को गाली देने की जो परंपरा और संस्कार भारतीय जनता पार्टी में है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे साहब, आप काबिल हो तो आप बना के दिखाओ। क्यों 54 लाख करोड़ का कर्जा 200 लाख करोड़ पहुंच गया? क्यों आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी खाई बनी है? क्यों रुपया लगातार गिर रहा है? कहां है काला धन, बेरोजगारी, महंगाई, 100 दिनों में महंगाई कम करने की बात? कहां है वो सारी बातें? अब क्यों हिंदू मुसलमान, क्यों वक्फ बोर्ड पे कानून? क्योंकि आपको डाइवर्ट करना है, आपको असली विषयों पे बोलना नहीं है। आपको बहुसंख्यकों को फिर यह बताना है कि फूट डालो और राख करो, उनको कट्टर बनाने की कोशिश करो, उनको बताओ कि साहब हम तो मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए ना। चलिए ठीक है, निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ठीक है निशिकांत जी। देखिए, हमारे पुरखे कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिए। एक अनिल सिंह चौहान जी पहले क्लैरिफाई कर लिया करो कहां क्या बोल रहे हो। दूसरा, अंग्रेजों को तो वोट दिए ना, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए होंगे, क्योंकि आरएसएस का आह्वान था उस समय कि अंग्रेजों के साथ रहो, सुभाष बाबू की सेना को लड़ो। तो हो सकता है अंग्रेजों के साथ रहे हो, क्योंकि दो ही धड़े थे उस समय, एक अंग्रेजों के साथ, एक अंग्रेजों के बाहर कांग्रेस के साथ। तो आप अंग्रेजों के साथ रहे होंगे निशिकांत जी। अब मैं नहीं जानता, मैं बाप दादाओं के विषय पे जाना भी नहीं चाहता निशिकांत जी। की बात करिए, मेरी अपनी बात करिए, मनमोहन सिंह जी की और नरेंद्र मोदी जी की बात करिए, राहुल जी और मोदी जी की बात करिए। पुरखों को गाली मत दीजिए, चाहे मेरे पुरखे हो चाहे आपके पुरखे हो, पुरखे होते हैं निशिकांत जी। अनिल जी जवाब ले लेते हैं, सुन तो लेते हैं एक बार। ये लोकतंत्र के ध्वजवाहक हैं। देखिए, लोकतंत्र के ध्वजवाहक हैं। एक शब्द बोला बिलबिला गए। सुनो तो, कौन अंग्रेज के साथ खड़ा था बताता हूँ। 1885 से 1910 तक कांग्रेस का अध्यक्ष जो था, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी हुआ करता था। फालतू बात करते हो, आपको जानकारी अपने इतिहास का नहीं है। अपने इतिहास साहब, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। कांग्रेस का इतिहास और आजादी का इतिहास समानांतर मिलेगा। आप नाथूराम गोडसे को पूछने वाले हैं। निशिकांत जी, आप दोनों को मैंने सुना, कांग्रेस अधिवेशन पर हमने चर्चा की, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप जाहिर सी बात है एक दूसरे पर, एक दूसरे की पार्टी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बदलाव क्या होता है, क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी अपनाएगी, और छत्तीसगढ़ में जो मैराथन बैठक फिलहाल हुई है उसके बाद छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार क्या बदलाव करने वाली है, फिलहाल ये देखना होगा। निशिकांत जी, अनिल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की। राहुल गांधी ने आज संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें भी कही और वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में मैराथन बैठक भी हुई। इस दौरान अब आने वाले समय में जो क्या स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनाती है और आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की आगे क्या स्ट्रैटेजी है, फिलहाल ये भी देखना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।